सभी को प्यार भरा नमस्कार। आज हम लोग डिस्कशन वर्क पे करेंगे। वर्क फिजिक्स का एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और इस टॉपिक का एप्लीकेशन आपको हर एक सेगमेंट में मिलेगा, इसलिए वर्क को पूरी तरह से समझना काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। ऐसे जनरल लैंग्वेज में हर एक्टिविटी को वर्क बोल देते हैं। फिजिक्स जनरल से थोड़ा सा अलग, पार्टिकुलर और स्पेशल है, और ऐसे केस में हमको जानना होगा कि फिजिक्स किस सिचुएशन में यह कहता है कि वर्क हो रहा है और किस सिचुएशन को वो कहता है कि वर्क नहीं हो रहा है। ये गैप, ये डिफरेंसेस हमको जानने पड़ेंगे। तो सबसे पहले मैंने पहला लाइन ही लिख के रखा है कि इन फिजिक्स वर्क इज सेड टू बी डन इफ एन अप्लाइड फोर्स एक्चुअली डिस्प्लेसेस एन ऑब्जेक्ट। अगर कोई अप्लाइड फोर्स किसी ऑब्जेक्ट को एक्चुअली डिस्प्लेस कर रहा है तब तो हम कहेंगे कि वर्क हो रहा है। अदरवाइज फिजिक्स के कंटेक्स्ट में, फिजिक्स के रेस्पेक्ट में हम वर्क नहीं बोल सकते। जैसे मैं क्लास में पढ़ा रहा हूँ, ये फिजिक्स के सेंस में वर्क नहीं कहलाएगा। आप अपने क्लास में पढ़ रहे हो, घर में पढ़ रहे हो, फिजिक्स के सेंस में ये पढ़ना, बोलना, गाना वर्क के कैटेगरी में नहीं आएगा। तो थोड़ा पार्टिकुलर होकर के ही हमको समझना पड़ेगा, और इस समझ को डेवलप करने के लिए, इस कंसेप्ट को डेवलप करने के लिए अब हम आगे बता रहे हैं कि वर्क होता कितना है। पहले लाइन में तो वर्क होता कब है, और अब दूसरे लाइन में वर्क होता कितना है। तो इसमें साफ लिखा हुआ है प्रोडक्ट है किसका, फोर्स का और डिस्प्लेसमेंट, और डिस्प्लेसमेंट भी किधर, अलोंग द अप्लाइड फोर्स। तो आपको बहुत सारे सिचुएशन मिल सकते हैं। जैसे पहला सिचुएशन सिंपल है, आपके पास एक ऑब्जेक्ट यहाँ पर, और इस ऑब्जेक्ट को आपने फोर्स अप्लाई करके डिस्प्लेस कर दिया। यहाँ भी आप जान लीजिए कि दो केसेस होंगे। पहले केस हम बात कर रहे हैं केस फर्स्ट की, जो है इन केस ऑफ कांस्टेंट फोर्स। कांस्टेंट मतलब लगातार इक्वली फोर्स अप्लाइड होगा। ओके, और ऐसा भी नहीं है कि किसी चीज़ को आपने धक्का दे दिया उसके बाद से वो डिस्प्लेस हो गया। धक्का जो दिया उसके कारण डिस्प्लेस हुआ होगा, लेकिन अब आपने चूंकि उसको रिलीज कर दिया है, छोड़ दिया है, तो उस फोर्स का वर्क वो नहीं कहलाएगा। फोर्स को इसको लगातार ही अप्लाई करना पड़ेगा, और इसलिए यहाँ पर फोर्स F है, तो ये फोर्स यहाँ भी F ही रहेगा क्योंकि कांस्टेंट फोर्स की आपने बात की है। हाँ, अब इस कांस्टेंट फोर्स ने डिस्प्लेसमेंट किया है ऑब्जेक्ट का, m मास के ऑब्जेक्ट को इसने डिस्प्लेस किया है बाय बोल सकते हैं s। डिस्प्लेसमेंट को जनरली s से डिनोट करते हैं, तो s। ऐसे केस में जो वर्क होगा W इज इक्वल टू आपको मिलेगा क्या, ये ध्यान से देखेंगे। ये W इज इक्वल टू F इंटू S। क्यों? क्योंकि वहाँ बोला है कि प्रोडक्ट। ओके, दूसरा सिचुएशन आपके पास ये भी आ सकता है कि ब्लॉक जो है हॉरिजेंटल सरफेस पे, अप्लाइड फोर्स जो है वो एट एन एंगल है। मान लीजिए कि किसी एंगल पे फोर्स को अप्लाई कर दिया गया और उसके कारण ये ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस हो गया। हाँ, इस केस में भी फोर्स कांस्टेंट है, एंगल ये थीटा हो गया, और डिस्प्लेसमेंट आपका यहाँ से यहाँ तक s हो गया। अब आपके पास दो ऑप्शन है, या तो डिस्प्लेसमेंट का कंपोनेंट फोर्स की तरफ तोड़ लें, और नहीं तो फोर्स का ही कंपोनेंट डिस्प्लेसमेंट की तरफ तोड़ लें, क्योंकि मल्टीप्लाई तो तब करना है जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में हों। इस हालात में आपको यहाँ पर F cos थीटा मिलेगा, और तब अगर वर्क लिखना चाहें तो आप यहाँ पर F cos थीटा, है ना, इंटू S लिख सकते हैं, जो कि F S cos थीटा भी लिखा जा सकता है। एक ऐसी पॉसिबिलिटी भी हो सकती है जिसमें क्या है कि फोर्स हॉरिजेंटल पे अप्लाई हो रहा हो और डिस्प्लेसमेंट एक एंगल पे, इंक्लाइन प्लेन पे हो रहा हो। ठीक है, ये सिचुएशन भी सोच सकते हैं कि कब होगा।
सोचेंगे तो पता चल जाएगा कि ऐसा भी हो सकता है। मान लीजिए कि ये है और यहाँ पर फोर्स आपको इस डायरेक्शन में F लग रहा है। ओके, ये फोर्स आपको F लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट आपको यहाँ से यहाँ तक S जैसा कि दिख रहा है। अब ऐसे केस में क्या करेंगे? चलिए, एंगल तो यहाँ भी थीटा है। दो ऑप्शन है आपके पास, या तो डिस्प्लेसमेंट का कंपोनेंट इधर तोड़ लीजिए और नहीं तो इस फोर्स का कंपोनेंट डिस्प्लेसमेंट की तरफ तोड़ लीजिए फिर से F cos थीटा करके। क्योंकि डिस्प्लेसमेंट और फोर्स दोनों एक ही डायरेक्शन में है तो आप वर्क इज इक्वल टू यहाँ पर भी F cos थीटा इंटू S लिख सकते हैं, जो कि Fs cos थीटा के बराबर होगा। अब देखिए, फोर्स एक वेक्टर है, डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर है, उसके साथ cos थीटा। आपने डॉट प्रोडक्ट में एक चीज़ पढ़ा होगा, ए बी cos थीटा इज इक्वल टू ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। तो उसके आधार पे यहाँ पर F डॉट S लिख सकते हैं। यानी सभी सिचुएशन में वर्क जो होगा F डॉट S यहाँ भी लिख सकते थे, ये भी लिख लीजिए F डॉट S। ओके, अब बोलेंगे कि यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट कैसे लिखें? तो कोई बात नहीं, आप थोड़ा सा ध्यान से देखें। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन सेम है तो यहाँ पर आप चाह करके Fs cos 0 तो लिख ही सकते हैं, क्योंकि cos 0 1 होता है। तो अब आपके पास ए बी cos थीटा वाला कंसेप्ट आ गया। ऐसे केस में आप F डॉट S फिर से लिख सकते हैं, यानी वर्क ऑलवेज क्या हो रहा है? डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। याद रखेंगे, वर्क ऑलवेज हो रहा है डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। अगर ये डॉट प्रोडक्ट है तो डॉट प्रोडक्ट के बारे में एक चीज़ आप जानते होंगे कि स्केलर होता है, तो उस आधार पे वर्क स्केलर हो गया। डॉट प्रोडक्ट स्केलर होता है, इसलिए वर्क का नेचर क्या हो गया? स्केलर हो गया। ये भी बात आप याद रखेंगे। एसआई यूनिट की बात करेंगे, फोर्स के लिए न्यूटन लिखेंगे, डिस्प्लेसमेंट के लिए मीटर, न्यूटन मीटर, इसी को जूल भी बोलते हैं। तो एसआई यूनिट वर्क का जूल हो गया। डायमेंशन लिखना चाहेंगे, फोर्स के लिए ML-T-2 होता है और S के लिए L हो गया, ML² T-2 हो जाएगा। ये तो जनरल बातें हो गई। कुछ और भी यहाँ पर इम्पोर्टेंट बातें कर लेनी चाहिए, वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है इस कंटेक्स्ट में। सबसे पहले फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के आधार पे वर्क पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो भी हो सकता है। तो पहला केस आप डिस्कस करना चाहेंगे कि केसेस ऑफ पॉजिटिव वर्क। ओके, वर्क पॉजिटिव कब होगा? ओके, जैसा कि आप लिख रहे हैं यहाँ पर W इज इक्वल टू Fs, है ना, cos थीटा। ऑब्वियस है कि ये फोर्स का मैग्नीट्यूड ही है, ये डिस्प्लेसमेंट का भी मैग्नीट्यूड ही है, तो इसके पॉजिटिव होने के आसार तो हैं ही, ये नेगेटिव नहीं होगा क्योंकि मैग्नीट्यूड है। अब डिपेंड करता है cos थीटा पे। अगर cos थीटा नेगेटिव हो जाए तो वर्क उस केस में पॉजिटिव नहीं हो सकता, यानी cos थीटा को पॉजिटिव होना होगा। ओके, तो दिस इम्प्लाइज दैट, है ना, क्या होना चाहिए? cos थीटा शुड बी पॉजिटिव। अब आपने क्वाड्रेंट रूल पढ़ा होगा, ठीक है, cos ऑल साइन tan वाला। यहाँ 0 से लेकर के 90 तक फर्स्ट क्वाड्रेंट बोलते हैं। यहाँ पर ऑल पॉजिटिव होता है। यहाँ पर हम जहाँ फोर्स के वेरिएशन की बात करना है वो प्लेन पे 0 से लेकर के 180 तक डिफर कर सकता है, यानी थीटा का वैल्यू 0 से 180 तक। लेकिन 0 से लेकर के 90 तक अगर रहता, 0 से लेकर अगर 90 तक रहता तो वैसे केस में ऑल पॉजिटिव में तो cos भी पॉजिटिव हो जाता। यानी अगर cos थीटा पॉजिटिव होना चाहिए, इसके लिए थीटा जो होना चाहिए वो होना चाहिए आपको एक तो 0 से ग्रेटर या इक्वल हो सकता है, और 90 में तो 0 हो जाता है, इसलिए लेस देन 90 करना होगा। और अगर आपको ऐसा मिले तो वैसे केस में आप बोल सकते हैं कि एंगल जो होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए? एक्यूट होना चाहिए। यानी जब भी एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट एक्यूट है, कंफर्म हो जाइए कि वर्क कैसा है? पॉजिटिव है। जब भी एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट एक्यूट है, कंफर्म हो जाइए कि वर्क पॉजिटिव है।
अब बात होगी केसेस ऑफ नेगेटिव वर्क। हाँ, फिर यहाँ पर अगर वर्क को नेगेटिव होना है तो यहाँ नेगेटिव होना चाहिए। ओके, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो नेगेटिव होने की बात हो ही नहीं। अब 180 तक थीटा वेरी कर सकता था, तो ऑब्वियस है कि यहाँ पर थीटा का वेरिएशन 90 से लेकर के 180 के बीच में होना चाहिए। और अगर थीटा का वेरिएशन 90 से 180 के बीच में होता है तो एंगल एक्यूट नहीं, एंगल क्या हो जाएगा, ऑब्ट्यूज हो जाएगा। यानी ऑब्ट्यूज वाले केस में आप देख सकते हैं कि वर्क क्या होगा, वर्क नेगेटिव होगा। ओके, तो ये भी आप जान गए कि वर्क स्केलर होने के साथ साथ पॉजिटिव, नेगेटिव और साथ ही साथ जीरो भी हो सकता है। तो अभी हम लोगों को केसेस ऑफ जीरो वर्क की भी बात कर लेनी है साथ ही साथ। ओके, तो चलिए केसेस ऑफ जीरो वर्क में अभी वर्क का एक्सप्रेशन है एफ एस कॉस थीटा। ओके, तो पहला केस W जो है जीरो है इफ़, है ना, F इज इक्वल टू जीरो। अगर फोर्स अप्लाई ही नहीं हुआ तो जो वर्क होगा उस फोर्स का वो जीरो होगा। जिस फोर्स की बात यहाँ कर रहे हैं, जो जीरो फोर्स है, अगर वो फोर्स का मैग्नीट्यूड जीरो है, वो फोर्स अप्लाई नहीं हुआ है, तो उसका वर्क डन जीरो होगा। मीन्स वर्क डन विल बी जीरो इफ़ नो फोर्स इज अप्लाइड। दूसरी बात क्या है कि अगर आप यहाँ पर देखना चाहें तो W फिर से जीरो होगा इफ़ S जीरो हो जाए। S जीरो होने का मतलब डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाए। ये सिचुएशन कब आएगा? फोर्स तो आपने अप्लाई किया बट वो फोर्स ऑब्जेक्ट को डिस्प्लेस करने में कैपेबल नहीं था, ऑब्जेक्ट को डिस्प्लेस ही नहीं कर पाया। अब सोच लीजिए कि एक दीवार को आप धक्का दे रहे हैं, पुश कर रहे हैं, दिन भर पुश करते रहे, दीवार अपनी जगह से हटा नहीं। अब आप बोलोगे कि सर दिन भर का वर्क हुआ, उसका कुछ पैसा मिलना चाहिए। नहीं मिलेंगे। क्यों नहीं मिलेंगे? क्योंकि आपके अप्लाइड फोर्स ने ऑब्जेक्ट को डिस्प्लेस किया नहीं। तो अगर आपके अप्लाइड फोर्स ने ऑब्जेक्ट को डिस्प्लेस किया नहीं तो वैसे केस में वर्क हमेशा ही जीरो होगा। ओके, अब चले आते हैं थर्ड केस। ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि वर्क जीरो हो जाएगा इफ़, है ना, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर परपेंडिकुलर हो जाएगा फोर्स वेक्टर के। क्यों? क्योंकि cos 90 जीरो होता है तो उस आधार पे वर्क जीरो होगा। अब आप देखते चलिए कि कहाँ कहाँ ऐसा सिचुएशन आएगा जहाँ पर ये वर्क डन जीरो हो जाएगा। ओके, तो जैसे कि एक सिचुएशन मैं यहाँ दिखाता हूँ। अगर एक कोई पर्सन के अपने हेड पे एक बॉक्स लेकर के ये आगे तक चलता है इस तरह से। ओके, डिस्प्लेसमेंट S हो गया। अब ये पर्सन क्लेम करे कि मेरे अप्लाइड फोर्स ने वर्क किया। क्यों? क्योंकि डिस्प्लेस हुआ। तो थोड़ी सी बात सोचिए, ये हेड से बॉक्स पे जो रिएक्शन प्रोड्यूस कर रहा था उसका डायरेक्शन इधर है, या फोर्स, रिएक्शन इज ए फोर्स, उसका डायरेक्शन इधर है, और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन इधर है। यहाँ पर आपको एंगल 90 दिखाई दिया फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के केस में। तो वैसे केस में अगर फोर्स वर्टिकल लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट हॉरिजॉन्टल हो रहा है, वर्क डन जीरो होगा। ओके, अब ये वर्क करेगा कौन? ये भी बात आपके जहन में आ रही होगी कि भाई डिस्प्लेस तो हुआ, तो सोचने वाली बात है। सिर के ऊपर बॉक्स के बीच में कुछ फ्रिक्शन रहा होता, वो फ्रिक्शन अगर नहीं होता तो बॉक्स नीचे गिर गया होता। ओके, तो वही फ्रिक्शन उसको वहाँ होल्ड करके रखा है, और उसके बाद से डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट आप देखो सेम हो रहा है, तो वर्क डन का क्रेडिट उसको जा सकता है। यहाँ पर हेड से अप्लाइड फोर्स को नहीं, क्योंकि वो परपेंडिकुलर है। ओके, इस सिचुएशन में वर्क डन फिजिक्स के अनुसार जीरो हो जाएगा। अब तो सपोज कर लीजिए कि आप रेलवे स्टेशन पे किसी कूली को आपने बोला कि आपका सामान बाहर प्लेटफॉर्म या गाड़ी तक पहुंचा दे, तो वैसे केस में तो बॉक्स वैसे ही ढोएगा। और फिजिक्स बोलता है कि अगर वैसे बॉक्स ढो रहा है तो वैसे
थीटा 90 होगा और थीटा 90 हुआ तो वर्क डन 0 हुआ। खैर हिसाब किताब आप मैनेज कर लेना, फिजिक्स तो यही बोलता है और फिजिक्स जो बोलता है वो सच बोलता है, फिजिक्स में झूठ की गुंजाइश नहीं होती। चलिए ठीक है, एक और डिस्कशन कर लें। आपने सर्कुलर मोशन डिस्कस किया होगा, तो सर्कुलर मोशन में ऑलवेज एक फोर्स काम करता है और फोर्स आपका कौन सा फोर्स होता है? सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर होता है और जो डिस्प्लेसमेंट का नेचर होता है वो टेंजेंशियल होता है। जहाँ पर ऑब्जेक्ट छूट जाए, ऑब्जेक्ट वहाँ से सीधा भागेगा क्योंकि वेलोसिटी का डायरेक्शन भी उधर ही होता है। ओके, तो ये एंगल 90 डिग्री होता है। अब अगर आप सेंट्रीपिटल फोर्स का वर्क डन पूछेंगे तो सेंट्रीपिटल फोर्स का भी वर्क डन 0 होगा क्योंकि यहाँ पर 90 वाला सिचुएशन आया है। ओके, तो अब यहाँ पर भी अगर आप चाहेंगे देखना कि वर्क डन के कारण काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंज हुआ क्या, क्योंकि आगे चल करके पढ़ेंगे वर्क एनर्जी थ्योरम में। वर्क एनर्जी थ्योरम बोलता है कि वर्क इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। आप जिस पोजीशन पे भी ऑब्जेक्ट को देखें, है ना, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में वेलोसिटी हर जगह, स्पीड हर जगह इक्वल होता है। तो वैसे केस में चेंज इन काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाएगा, वर्क डन 0। देखिए हर जगह कॉन्सेप्ट में यूनिफॉर्मिटी मिलेगी, सभी कॉन्सेप्ट आपस में जा कर के मिलते हैं। कहीं एम्बिग्यूटी की बात, कन्फ्यूजन की बात, केओस की बात फिजिक्स में नहीं होती, गुंजाइश कम ही होती है। ओके, तो इसके अनुसार भी आप देख लीजिए, और भी बहुत सारी सिचुएशन आएंगे जिसमें आपसे पूछा जाएगा कि वर्क हुआ है नहीं हुआ है, वर्क हुआ है तो कितना हुआ है। ओके, सब कुछ आप क्लियरली देख लेंगे, समझ लेंगे, सीख लेंगे। अब एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर देखिए, ग्राफ का अपना ही इम्पोर्टेंस है फिजिक्स में, और अक्सर हम लोग ग्राफ से डिस्कशन काफ़ी ज़्यादा करते हैं, कंक्लूजन निकालते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, कई बार डेरिवेशन भी कर लेते हैं। आज ऐसा ही कुछ मौका आपके पास है। अगर आप कांस्टेंट फोर्स वाला केस देख रहे हैं तो एक एक्सिस में डिस्प्लेसमेंट ले लें, एक एक्सिस में फोर्स ले लें, तो क्या होगा? फोर्स और डिस्प्लेसमेंट अगर आपने ले लिया है, कांस्टेंट फोर्स है मतलब डिस्प्लेसमेंट के अकॉर्डिंगली फोर्स चेंज नहीं हो रहा है, ग्राफ कुछ ऐसा प्लॉट होगा। ओके, अब आप एक काम कीजिए, इस रीजन को बाउंडेड रीजन बनाइए। ठीक है, अब बाउंडेड रीजन बनाने के बाद से आप इसका एरिया फाइंड करने की कोशिश कीजिए। मतलब क्या हो गया? एरिया अंडर फोर्स वर्सेस डिस्प्लेसमेंट ग्राफ। ऑब्वियस है कि एक तरफ से एफ आएगा, दूसरी तरफ से एस आएगा। इसको आप सिचुएशन के अनुसार एफ एस कॉस 0 भी लिख सकते हैं, इसको एफ डॉट एस भी लिख सकते हैं, और ये तब वर्क हो गया। यानी आप कभी भी डिस्प्लेसमेंट वर्सेस फोर्स या फोर्स वर्सेस डिस्प्लेसमेंट ग्राफ का एरिया फाइंड आउट कर दिए तो उससे वर्क निकल जाएगा। हाँ, ये बात मैं इसलिए बता रहा हूँ कि क्योंकि केस 2 में मुझे कांस्टेंट नहीं बात करनी है वेरिएबल फोर्स की। वेरिएबल फोर्स के केस में वर्क कितना होगा। ओके, तो एज्यूम कर लीजिए कि यहाँ पर कोई फोर्स एक्स एक्सिस का, डिस्प्लेसमेंट भी एक्स एक्सिस में है, वर्क कर रहा है और वेरिएबल है, बदल रहा है लगातार। ओके, अगर ये फोर्स बदल रहा है तो आपको ऐसा ग्राफ तो मिलेगा नहीं, ये तो कांस्टेंट वाला केस में था। तो उस सिचुएशन में आपको ग्राफ कैसे मिलेगा? ओके, आपको ग्राफ कैसा मिलेगा? चलिए वेरिएशन हम दिखा लेते हैं। एक तो इधर एक्स एक्सिस, इधर फोर्स, वो भी एक्स पे डिपेंडेंट, और ग्राफ कुछ ऐसा मिल गया। ओके, अब ऐसे सिचुएशन में वर्क कैलकुलेट करना है। अगर आपने फोर्स वर्सेस डिस्प्लेसमेंट ग्राफ का एरिया निकाल लिया तो वर्क निकल जाएगा। अब इसका एरिया निकालने के लिए करें क्या? ऑब्वियस है कि एक जो पोजीशन होगा वहाँ पर एक्स इनिशियल होगा, एक दूसरा पोजीशन होगा वो एक्स फाइनल होगा। ऐसे सिचुएशन में एरिया निकालने के लिए आप एक काम कीजिए, जहाँ पर पॉसिबल हो, फ्लैट ग्राफ हो, वहाँ पर एक स्लाइस काट लीजिए, एक स्ट्रिप बना लीजिए, एक सेगमेंट बना लीजिए।
इस सेगमेंट का विड्थ को डेल्टा एक्स मान लीजिए, ठीक है, और उसके करस्पॉन्डिंग में जो फोर्स है ना, उसको आप फोर्स मान लीजिए। ओके, तो वैसे हालात में इस पोजीशन में इतने पार्ट का एरिया मतलब F इंटू आप डेल्टा एक्स लिख सकते हैं, जो कि डेल्टा W के बराबर होगा। चाहे तो आप इसको Fx भी लिख सकते हैं क्योंकि एक्स एक्सिस पे है। अब इस तरह के बहुत सारे स्ट्रिप काट लीजिए, है ना, इस तरह के बहुत सारे स्ट्रिप काट लीजिए, 1 नंबर 2 नंबर से लेकर के n नंबर तक, और तब आप डेल्टा W1 निकालिए तो Fx1 डेल्टा x1 निकल जाएगा, डेल्टा W2 इज इक्वल टू Fx2 डेल्टा x2। इस तरह से बढ़ते चलिए और बढ़ते बढ़ते आप डेल्टा nth वाले के लिए Wn इज इक्वल टू Fxn डेल्टा xn निकाल लीजिए। अब इतना वर्क निकल गया, आपको टोटल चाहिए, है ना, तो यहाँ पर टोटल वर्क निकालने की कोशिश कीजिए। ये कितना हो जाएगा, सबका सम हो जाएगा, यानी आप Fx1 डेल्टा x1 प्लस Fx2 डेल्टा x2 प्लस डॉट डॉट Fxn डेल्टा xn तक चलेंगे। चूँकि इसमें एडिशन है तो उसके हिसाब से आप टोटल वर्क को क्या लिख सकते हैं, टोटल वर्क को लिख सकते हैं समेसन, चूँकि एडिशन है इसलिए समेसन Fxi डेल्टा xi। ओके, अभी आप चाहते हैं क्या कि आपको एक्चुअल टोटल वर्क निकले, क्योंकि एरिया निकाल के वर्क निकाल रहे हैं। देखिए इस तरह का स्ट्रिप लेंगे तो ये गैप जो है ये इंक्लूड नहीं होगा, ये पार्ट जो मैं डॉट से दिखा रहा हूँ ये इंक्लूडेड पार्ट में नहीं आएगा, क्योंकि आपने रेक्टेंगल का एरिया का फॉर्मूला लिया है। शुरू में तो आप एरिया फाइंड ही नहीं कर पा रहे थे क्योंकि इरेगुलर फिगर था। अब देखिए अगर हम इसी सेगमेंट को कट करते हैं बीच से और पतला करते हैं स्लाइस, तो और पतला स्लाइस करने के केस में ये लगभग रेक्टेंगल के आसपास आ गया। अब देखिए लेफ्ट आउट पोर्शन ये तो इंक्लूड हो गया, इतना ही छूटा, यानी जितना पतला स्लाइस काटेंगे डेल्टा एक्स को जितना कम करेंगे, जो वर्क एरिया से निकाल रहे थे उसके एक्यूरेट होने की गुंजाइश बढ़ जाएगी। तो इसीलिए एक्चुअल टोटल वर्क जब हम कैलकुलेट करने जाएंगे, एक्चुअल टोटल वर्क मतलब W, यहाँ पर हम एक लिमिट लगाएंगे डेल्टा एक्स पे, वो भी टेंस टू 0, बहुत पतला पतला स्लाइस काटेंगे, थिकनेस 0 तो नहीं, टेंस टू 0, 0 के आसपास बहुत पतले स्लाइस की बात कर रहे हैं। और यहाँ लिखेंगे समेसन कितना Fxi, है ना, डेल्टा xi। अभी समेसन विथ लिमिट, है ना, जब इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट आपको मैथ में या फिजिक्स में भी बताया गया है, वहाँ पर आपने देखा होगा, तो ये इंटीग्रेशन में कन्वर्ट हो जाता है। ये हो जाएगा आपके पास Fx और dx। हाँ, लिमिट कहाँ से कहाँ तक, तो जो इनिशियल था वहाँ से लेकर के जो फाइनल है वहाँ तक। ये जो एक्सप्रेशन आपको मिला W इज इक्वल टू इंटीग्रेशन xi टू xf Fx dx, ये आपको वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स मिल गया। ओके, अभी वेरिएबल फोर्स का वर्क से आगे आप चाहें तो कांस्टेंट वाला केस भी डिस्कस कर सकते हैं। अगर फोर्स कांस्टेंट है तो इस केस में क्या है, आपका Fx बाहर आ जाएगा और dx का इंटीग्रेशन x हो जाएगा, जो कि अल्टीमेटली xf माइनस xi जो s के बराबर यानी f डॉट s फिर से वापस आ गया। अच्छा, ये x एक्सिस की बात है, y एक्सिस में होता तो fy dy लिखते, z एक्सिस में होता fz dz लिखते, और अगर स्पेस में होता तो यहाँ पर r लेते। मालूम होगा आपको कि r वेक्टर इज इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, ये स्पेस का होता है। तो वहाँ पर फोर्स का एक्सप्रेशन एफ आर डॉट डी आर हो जाता वेक्टर के साथ। तो आप जिस सिचुएशन में भी चाहते वर्क का एक्सप्रेशन निकाल लेते। ओके, थैंक यू।